होता है अभी निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन को सामान्यतः मैंने समझा दिया है, बहुत बार समझा दिया है कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ शुक्राणु, अंडाणु। अब आपसे मैं ये पूछ लूं, बताओ ये जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, ये कहाँ पे होती है? आप कहोगे अंडवाहिनिका में होती है, अंडवाहिनिका के अंदर। जायगोट का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडवाहिनिका के अंदर होता है। तो ये तो निषेचन की सामान्यतः परिभाषा हो गई कि नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि एक कोशिकीय होता है। क्या होता है कि एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय होता है, जिससे ही जीव का क्या होता है? प्रारंभ होती है। जीव की जो पहली जो शुरुआत होती है वो उस युग्मनज से होती है। इस युग्मनज में फिर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के बाद में एक कोशिका से दो कोशिका, दो से पांच, पांच से 10 कोशिका बनेगी, और फिर धीरे धीरे भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, तो निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो भी, युग्मनज का निर्माण हो गया, तीन क्रिया होंगी भी। सबसे पहले निषेचन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद में विदलन होगा, विदलन होगा, विदलन के बाद में भ्रूण रोपण होगा, भ्रूण रोपण या रोपण बोल सकती हो। ये तीन काम होते हैं, विदलन, निषेचन, विदलन और भ्रूण रोपण। ये होता क्या क्या है बताओ? मैं बता देता हूं। जब ये युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है, आगे क्या होगा? फिर ये जो अंडवाहिनिका के अंदर युग्मनज है, फिर धीरे धीरे कहां पे आएगा? ये नीचे की ओर आएगा। पर ये जो युग्मनज है ना, पहले क्या करेगा? यहाँ पे अंडवाहिनिका के अंदर क्या करेगा? यहाँ पर समसूत्री विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, और ये बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। ठीक है, विभाजन होकर अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। जब ये अवस्था क्या हो जाती है? जब ये अवस्था 32 कोशिकीय, 32 कोशिकीय अवस्था में अगर ये आ जाता है युग्मनज, जायगोट, जायगोट में कोशिका का विभाजन हो रहा है, ये विदलन की जो क्रिया होती है ना, विदलन की, ये 3 से 4 दिन चलती है भी। युग्मनज के बाद में जब जायगोट का निर्माण हो जाता है, तब 3 से 4 दिन क्या चलती है? विदलन की क्रिया चलती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाएं बनती हैं। जब ये विदलन के बाद में ये 32 कोशिकीय अवस्था आ जाती है, मतलब ये एक कोशिकीय से 32 कोशिकीय जब भी बन जाता है ना, तब इस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। इस अवस्था का होते ही, ये जब अवस्था आएगी ना, तो ये ब्लास्टोसिस, इस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस कहते हैं। तब ये युग्मनज होता है ना, वो फिर कहाँ आ जाता है? गर्भाशय के अंदर आ जाता है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आकर उसके चिपक जाता है। आंतरिक दीवार में आकर क्या, गर्भाशय इस तरीके से 3 लेयर बनाई थी ना, तो यहाँ पे आकर यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस कहा जाता है। जब ये 32 कोशिकीय की अवस्था आती है, इस अवस्था को ब्लास्टोसिस कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस जब ये अवस्था होती है, ये जब आकर गर्भाशय की आंतरिक दीवार पे चिपक जाता है, इसको चिपक जाता है, इसको भ्रूण रोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण रोपण कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दोबारा क्या होगा इसका? ये धीरे धीरे जो ये भ्रूण है ना, भ्रूण, भ्रूण के अंदर परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट होगा, परिवर्तन, विकास होगा, धीरे धीरे और विभाजन होगा। यहाँ पे और विभाजन होगा ना, और समसूत्री विभाजन होगा। 32 कोशिकीय के बाद में 33, 34, 35 इस तरीके से। तो ये भ्रूण से उसके बाद में गर्भ का विकास होगा। जब इस भ्रूण में आप शारीरिक अंगों की अलग अलग पहचान कर सकते हो कि ये 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, तब उसको हम गर्भ बोल सकते हैं। फिर गर्भ का विकास होगा या परिवर्तन होगा, इससे फिर क्या बन जाएगा? शिशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिशु। फिर उसका क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। ये होता है अभी पूरा का पूरा। सबसे पहले निषेचन होता है, फिर विदलन होता है, फिर भ्रूण रोपण होता है। तो आप इसको निषेचन लगाइए, फर्टिलाइजेशन लिखना, उसके बाद में आप ये शॉर्ट में लिख लो, नर युग्मक,
मादा युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु और युग्मनज या जायगोट बनता है। ठीक है, जायगोट बनता है ये। और यहाँ लिख लेना निषेचन, ये लाइन खींच के लिख लेना निषेचन। और नीचे लिखना, ये लिखने के बाद में लिखना कि नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलने की प्रक्रिया, नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। यह अंडवाहिनिका में होती है, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनिका में होती है, ये आपको पहले लिखाया हुआ है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनिकाओं में होती है। निषेचन के बाद लाइन चेंज करके लिखना, निषेचन के बाद एक कोशिकीय युग्मनज, निषेचन के बाद एक कोशिकीय युग्मनज बनता है, एक कोशिकीय युग्मनज बनता है जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन विदलन कहलाता है, यह विभाजन विदलन कहलाता है। लगातार समसूत्री विभाजन होता है, यह विभाजन विदलन कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखना, जैसे ही इस युग्मनज की, जैसे ही इस युग्मनज की 32 कोशिकीय अवस्था बनती है, जैसे ही इस युग्मनज की 32 कोशिकीय अवस्था बनती है, मतलब ये लगभग 5वें और 6ठे दिन बन जाती है। जैसे ही 32 कोशिकीय अवस्था बनती है, इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं, इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। जैसे ही युग्मनज की 32 कोशिकीय अवस्था बनती है, इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। नाम लिखा हुआ है ना, ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस, इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में, यह ब्लास्टोसिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ जाता है, आंतरिक दीवार से जुड़ जाता है। यह ब्लास्टोसिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है, भ्रूण का रोपण कहा जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहा जाता है, भ्रूण का रोपण कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, एक जो ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये कहीं लिखे थे ना मैंने, कहाँ लिखे थे ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये लीजिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये एक प्रकार की ये हार्मोन होते हैं ना, ये स्टीरॉयड होते हैं, स्टीरॉयड, या हम वसा कह सकते हैं, लिपिड कह सकते हैं, लिपिड। या ये एक प्रकार के क्या होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, या हार्मोन होते हैं ना, ये एक प्रकार के स्टीरॉयड होते हैं। ठीक है ना, पूछ ले कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निम्न में से हैं, स्टीरॉयड हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं या प्रोटीन हैं, तो ये ध्यान रखना एक प्रकार के क्या होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। इसके बाद में आप निषेचन पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लाइन चेंज करके लिखना, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, 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 गर्भ कहलाती है, गर्भ कहलाती है, गर्भ कहलाती है, गर्भ कहलाती है, गर्भ कहलाती है। गर्भ विकास करके या परिवर्धन करके, गर्भ विकास या परिवर्धन करके, गर्भ विकास या परिवर्धन करके शिशु का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण होता है, निर्माण करता है, शिशु का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण करता है। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लो, भ्रूण का और गर्भाशय की दीवारों के बीच, भ्रूण व गर्भाशय की दीवारों के बीच,
भ्रूण व गर्भाशय की दीवारों के बीच, भ्रूण व गर्भाशय की दीवारों के बीच संबंध प्लेसेंटा द्वारा स्थापित होता है। भ्रूण व गर्भाशय की दीवारों के बीच संबंध प्लेसेंटा या प्रा द्वारा स्थापित होता है। ये ध्यान रखना भी, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ ऊपर मैंने बना के रखा था तो आप कहोगे सर ये क्या है। देखो एमनियोटिक सेक मैंने ये बताया था, ये ध्यान रखना। ये जो क्या होता है, भ्रूण होता है, आपको ये पूछे कि भ्रूण व एमनियोटिक जो इसके चारों ओर एक आवरण होता है, ठीक है ना, उसके आवरण होता है ना, उसके बीच में ये प्लेसेंटा होता है। और आपको ये पूछ ले कि जो भ्रूण है वो और गर्भाशय की दीवार है उनके बीच में भी ये प्लेसेंटा है ना, ये काम करता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता। प्लेसेंटा का काम पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा और अप्रा का काम क्या होता है, श्वसन उत्सर्जन और पोषण प्रदान करने का काम करता है भ्रूण का। इसके बाद में हम अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो मेरे लिखे हुए हैं दोस्तों, वो बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको आप लिखते जाना और साथ साथ समझते जाना। अब हम पढ़ेंगे अण्डजनन। जैसे शुक्र जनन पढ़ा था हमने, सेम वैसे का वैसा अण्डजनन है। ओजेनेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। वहां स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, यहाँ ओजेनेसिस बोलते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ होती है। जब ये प्रक्रिया कब होती है, जब बच्चा है ना, बच्चा वो भ्रूण अवस्था में होता है, उसी टाइम है ना वहां पे अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, अंडाणु बनने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं और वो फिर 12 से 13 वर्ष का होता है ना, तब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी। तो भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ होती है तथा शुक्राणु के अंड कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात समाप्त होती है। ये ध्यान रखना, अंडाणु बन तो जाता है पहले ही, जैसे मैंने बताया था कि परिपक्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना, इस उम्र में जब 12 से 13 14 15 साल की होती हैं। पर ये जो प्रक्रिया होती है ना, अंड जनन निर्माण की प्रक्रिया, ये बताई गई है कि भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ होती है। और जब शुक्राणु है ना, शुक्राणु अंड कोशिका से मिलता है या अंडाणु से मिलता है ना, तब तक की बताई गई है कि तब तक चलती रहती है, ठीक है। नॉर्मल ध्यान में रखना इस बात को। इसके बाद में जिस तरीके से हमने नर वो शुक्राणु जनन पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा है। या मादा जनन कोशिका थी, वहां नर जनन कोशिका थी, जर्म सेल बोलते हैं जिसको। यहाँ पे हमने वहां पढ़ा था कि क्या होता है, गुणन प्रारंभ होता है। सबसे पहले गुणन प्रावस्था आती है, उसके बाद में वर्धी प्रावस्था आती है, वर्धी प्रावस्था आती है, उसके बाद में परिपक्व प्रावस्था आती है। 3 प्रावस्था होती है। सबसे पहले ये जो 2n जो कोशिका होती है, ये द्विगुणित कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है ये, ठीक है ना। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, सबसे पहले गुणन होता है। तो ये बहुत सारी इस तरीके से गुणन करके ये बना लेंगी। तो गुणन करके एक जैसे 2n बनी है, गुणन करके बनी है। ये जो गुणन होता है ना, ये तो भ्रूणीय अवस्था में होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है ना, तब ये काम हो चुका होता है, वहां पे ध्यान रखना। 2n, उसके बाद में फिर 2n से ये पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करके ये बड़ी बन जाती है थोड़ी, ठीक है ना, हट्टी खट्टी बन जाती है ये कोशिका, 2n कोशिका। जब ये इस तरीके से गुणन करके ये कोशिका बनती है ना, इस कोशिका को बोलते हैं ओगोनिया, ओगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वहां पढ़ा था, यहाँ ओगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओगोनिया बोलते हैं इस कोशिका को। इसके बाद में इसकी वृद्धि होती है, तो ये कोशिका बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। वहां स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था, यहाँ प्राइमरी ओसाइट, ठीक है ना, ओसाइट। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यहां तक ये जो क्रिया होती है ना, ये किशोरावस्था तक हो जाती है। कहाँ हो जाती है, किशोरावस्था तक हो जाती है। उसके बाद में फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ इस तरीके से विभाजन होता है। तो इनका विभाजन होगा, यहाँ अर्धसूत्री फैस्ट विभाजन होगा, यही हमने सेम वहां पढ़ा था। तो यहाँ एन और एन बन जाएगी। अब ये एक एन बड़ा है ना, ये तो आगे अंडाणु बनने में अपनी सहायता करेगा, ठीक है ना। और ये जो एक एन ये छोटा बनता है अभी, ये जो कोशिका है ना, ये छोटी बनती है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय काय बोलते हैं। पहला पोलर बॉडी बॉडी बोला जाता है इसको, ध्रुवीय काय बोला जाता है। ये थोड़ा सा ऐसा ही बताया हुआ है, तो ऐसा समझ लेना अभी थोड़ा सा। अर्धसूत्री विभाजन फैस्ट होते ये बन गया। इसके बाद में फिर ये जो कोशिका ये बड़ी है थोड़ी सी, और इनसे वापस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो ये यहाँ पे ये छोटी बनेगी, इसको द्वितीय ध्रुवीय काय बोलते हैं। जो सेकंड जो पोलर बॉडीज बोलते हैं, इसमें ये जो बनेगा ना बड़ी वाली, इसको बोलते हैं अंडाणु ओवम। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप ये कह सकते हो कि सर किशोरावस्था तक तो हम ये पढ़ते हैं, किशोरावस्था के बाद में अंडाणु है वो परिपक्व होकर कहाँ पे आ जाता है, अंड वाहिनिका के अंदर आ जाता है। तो वो अंडाणु तो बन गया ना, फिर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया यहाँ आकर क्यों खत्म होती है।
तो ये बताया गया है, ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, जब शुक्राणु अंड कोशिका में प्रवेश करता है ना, तब तक ये चलती है, तब तक की मानी जाती है ये अंड जनन की क्रिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर किशोरावस्था तक, और उसके बाद में जब ये जो अर्धसूत्री फेस्ट होता है ना, ये फेस्ट होता है, ये अंडोत्सर्जन से पहले, जब अंडे का उत्सर्जन होता है उससे पहले। ठीक है, तो अंडे का देखो ये किशोरावस्था तक इसका निर्माण हो जाता है मोटा मोटा, फिर अंडे का उत्सर्जन होगा, किशोरावस्था के बाद ही तो होगा। तो जब तक अंडोत्सर्जन से पहले, अंडे का उत्सर्जन नहीं हुआ है उससे पहले ये अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट हो जाता है। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन से फेस्ट अंडा बन जाता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तब शुक्राणु प्रवेश के बाद, जब शुक्राणु प्रवेश करता है ना, तब यहाँ तक पहुंचते हैं, इस अंडाणु ओवम तक पहुंचते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछने की। 10वीं कक्षा तक ये दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना। ये 12वीं के अंदर भी थोड़ा सा इतना बढ़िया तरीके से नहीं समझा रखा है, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप ध्यान रखना कि मादा जनन कोशिका से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। उसमें एक तो गुणन परावस्था होती है, एक वृद्धि परावस्था होती है, एक परिपक्व परावस्था होती है, जैसे हमने वहां पढ़ा था। सबसे पहले जो होती है वो जर्म सेल से, वहां तो स्पर्मेटोजेनेसिस सेल था, वहां से सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ था। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स के बाद में स्पर्म का निर्माण हुआ था, ये हुआ था। यहाँ पर जर्म सेल से ओगोनिया, ओगोनिया से ओसाइट, ओसाइट से द्वितीय ओसाइट, और फिर ओवम का निर्माण हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये क्रम ध्यान रखना, और इसको इस तरीके से लिख लेना, समझ में आ गई होगी आपकी। आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी। तो आगे इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, फिर लिख लेना आराम से, मैं आगे निकाल रहा हूँ आगे वाला पेज। उसके बाद में हम आगे वाला नोट, ये नोट में ही चल रहा है सारा का सारा सिस्टम, देखो वहां 4-5 नोट पड़े थे ना, तो यहाँ ये आगे वाला नोट लगा लेना, भी नोट में लिख लेना है, 5 नंबर 7 नंबर जो भी पॉइंट है वो सारों नोट में चला हुआ अपना। आईवीएफ पद्धति जो आपने सुनी है कि प्रखनली शिशु, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अंदर निषेचन होना, महिला के अंदर क्या होना, निषेचन होना। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है बाहर कृत्रिम रूप से क्या होना, निषेचन होना। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होना, शरीर के बाहर क्या होना, कृत्रिम निषेचन होना। आईवीएफ आपने पद्धति ये पढ़ी होगी, इन विट्रो फर्टिलाइज अब तो बहुत चल रही है भी, ठीक है जी। मैं शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन ये होता कैसे है भी मैं बताता हूँ। आईवीएफ के अंदर होता क्या है, आईवीएफ के अंदर आईवीएफ करवाया क्यों जाता है, कई बार क्या होता है कि अंडवाहिनिकाओं में कोई दिक्कत आ जाती है ना, यहाँ से पिचक जाती हैं, तो अंडाणु बाहर ने आगे नहीं आता, और यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती है, शुक्राणु तो बाहर से आ जाता है, शुक्राणु वेट कर रहा होता है अंडाणु का, ये पिचकने के कारण होता है ना, फिर वो अंडाणु बाहर नहीं आ पाता है। तब यहाँ से किसी यंत्र के माध्यम से इस अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, मादा के अंडाणु को बाहर निकाला जाता है, और नर के शुक्राणु लेकर उन दोनों को प्रख नली ली जाती है, प्रख नली के अंदर आपस में मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में वहां जायगोट का निर्माण होता है। 5-7 दिन उसको उसके अंदर रखते हैं, उस जायगोट को, कोशिका का विभाजन होता है, फिर उस जायगोट को लेकर माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और फिर बच्चे का विकास जो होता है वो भ्रूण का विकास होता है वो मादा के गर्भाशय के अंदर ही होता है, और सामान्य शिशु के समान जन्म लेता है, जिसको प्रखनली शिशु बोला जाता है। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन है, इसमें अंडाणु व शुक्राणु बाहर किसी प्रखनली में निषेचन की क्रिया करते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे 1 सप्ताह प्रखनली में रखा जाता है, बाद में माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शिशु का विकास माता के गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। इसके बाद में प्रथम जो प्रखनली शिशु था ना, वो भी देखेंगे कौन था। इस प्रकार जन्म लेने वाले शिशु को प्रखनली शिशु कहा जाता है। प्रथम प्रखनली शिशु था ना, वो लुइस ब्राउन था, ध्यान रखना, 1976 है ना डैड, 1976 में। तो प्रथम जो प्रखनली शिशु बनाया गया था ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो नाम सुना होगा रे, इंग्लिश वाला, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रखनली शिशु, ठीक है। लुइस ब्राउन था उस, और 1976 में। भारत में पूछा जाए कि प्रथम प्रखनली शिशु कौन था, तो दुर्गा अग्रवाल था, पर तो 1906 में इसका जो पूर्णतः विकास नहीं हुआ था, अभी पूर्ण रूप से ये विकास नहीं हुआ था इसका। पहला तो ये था, उसके बाद में, इसलिए ये कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर, द्वितीय प्रखनली शिशु हर्षा, और इस हर्षा का जो नाम है ना, पहले इंदिरा था, इंदिरा नाम चेंज करके हर्षा रख दी हुई, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट मार लेना भी, और फिर लिख लेना इनको बढ़िया तरीके।
मुझे भी लिखने में बहुत टाइम लगा है अभी इनको, क्योंकि अगर मैं ये अलग से लेकर पढ़ाता तो क्लास बहुत लंबी जाती। ठीक है ना। एमनियो सेंटेसिस ये क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है? इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इस तकनीकी के अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक एमनियोटिक जो तरल होता है ना, ये तरल होता है, ये पाया जाता है। एमनियोटिक हमने नहीं पढ़ा था कि ये एमनियोटिक कि ये जो उसके चारों ओर ये प्लेसेंटा ये झिल्ली पाई जाती है, एमनियोटिक झिल्ली होती है। तो यहाँ पर क्या भरा होता है? ये एमनियोटिक तरल भरा हुआ होता है। उससे पता लगा लेता है डॉक्टर कि इस बच्चे के कोई ना कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। अगर कोई बड़ी आनुवांशिक बीमारी अगर लगती है ना, तो इस तकनीकी के द्वारा चेक किया जाता है कि कोई बड़ी बीमारी है अगर, तो उसको फिर डॉक्टर किसको सलाह देता है? डॉक्टर एमटीपी की सलाह देता है। ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है ना। और ये एमटीपी ये जो कन्या भ्रूण है ना, वो ये एक्ट बनाया गया है एमटीपी। इस एमटीपी की सलाह देता है कि उसको एमटीपी कब करवा सकते हैं हम? मतलब बच्चे को फिर है ना बाहर निकाल देते हैं, माता के गर्भ से क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और वो अनुमति होती है केवल 3 माह तक। अगर बच्चा 3 माह से अगर ऊपर हो गया है ना, तो उसको इस पत्ती डॉक्टर इसकी सलाह नहीं दे सकता, और नहीं हम एमटीपी ये जो प्रेगनेंसी है ये करवा सकते हैं हम। इसका एक्ट 1971 का एक्ट है इसका, जिसमें सजा होती है अगर अगर ये एमनियो जो सेंटेसिस जो करवाया जाता है ना इस तकनीकी से, ये पता लगाया जाता है कि ये भी पता लगाया जा सकता है, जैसे सोनोग्राफी करते हैं तो वहाँ ये भी पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। वो कैसे पता लगाते हैं आपको पता है? वो नहीं पता लगा सकते हम, उसके कारण तो भ्रूण हत्या होती है। पहले लड़कियों को अगर पता करके फिर उनको मार दिया जाता था। तो अब इन पर रोक है। एम टीपी उसके संबंधित एम टीपी एक्ट बनाया गया है 1971, उसमें सजाओं का प्रावधान है। डॉक्टर और जो दोनों दोषी होंगे उनमें। ठीक है। तो एम टीपी की सलाह कब देता है डॉक्टर? जब बच्चा 3 माह तक है ना, तब भी हम इसके द्वारा शिशु को क्या निकाल सकते हैं? प्रेगनेंसी करवा सकते हैं महिला की। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं ना, इस तकनीक के माध्यम से एग्नियोटिक फ्लूइड को लेकर पहले से ही किसी आनुवांशिक रोगों की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। यदि घातक रोग की संभावना हो तो डॉक्टर एमटीपी की सलाह देता है। एमटीपी 3 माह तक ही की जा सकती है। मतलब वो प्रेगनेंसी पहले ही, जैसे 9 माह का बच्चा होता है उसके बाद में प्रेगनेंसी होती है, तो आप अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो उससे पहले भी प्रेगनेंसी करवा सकता है, पर ये 3 माह से पहले ही करवा सकता है। ठीक है ना। और लड़का है लड़की, इस चीज का पता कैसे लगाते थे पहले रे? डॉक्टर अभी भी पता लगा लेते हैं। बार बॉडी होता है एक, बार बॉडी। ठीक है ना। अगर वो गुणसूत्र के अंदर बार बॉडी अगर उपस्थित होगी ना, इसका मतलब है लड़की पैदा होगी, लड़की है। और बार बॉडी अगर अनुपस्थित होगी ना, तो पता लगा लेता है डॉक्टर कि क्या होगा, लड़का होगा। तो एमटीपी एक्ट 1971, ये ध्यान रखना, 1971 में बनाया गया है। इस तकनीकी के आधार पर लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता। लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता। अगर कोई लिंग परीक्षण करता है इस तकनीकी के माध्यम से, तो वहां इस एक्ट के तहत उसको क्या होगी? सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना। लिंग परीक्षण कैसे करते हैं? बार बॉडीज होती हैं, बार बॉडीज के आधार पर करते हैं, ध्यान रखना। बार बॉडीज अगर गुणसूत्र में उपस्थित होगी तो इसका मतलब है लड़की है, और बार बॉडीज गुणसूत्र में अनुपस्थित होगी तो क्या है? लड़का है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना और लिखते जाना। उसके बाद में देखो, एसटीडी जनित रोग मैंने पढ़ाए थे आपको। एसटीडी जनित रोग जब रोग पढ़ा था वहां पढ़ाए थे। मैंने एड्स बताया था आपको। सिफिलिस और गानोरिया रोग ये पढ़ाए थे, जीवाणु जनित रोग पढ़े थे। ये वायरस जनित रोग पढ़ा था। हिपेटाइटिस बी रोग होता है, वो भी एसटीडी जनित रोग होता है, भी ध्यान रखना। ठीक है। लैंगिक संचरण रोग होता है, इसके माध्यम से फैलता है हिपेटाइटिस बी रोग। और एक होता है ल्यूकेरिया। क्या होता है? ल्यूकेरिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वहां नहीं बताया था। ये ल्यूकेरिया, इसमें क्या होता है कि योनि के अंदर क्या आता है? सफेद द्रव्य आता है बहुत ज्यादा में, और उसका उसकी अलग ही गंध होती है। और ये जो महिलाएं होती है ना, महिलाओं, ये ल्यूकेरिया रोग होता है ना, ये महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो ये भी एसटीडी जनित रोग है। तो ये आपको पूछ ले, ल्यूकेरिया होता है वो किस जनित रोग है? इसमें सफेद द्रव्य होता है योनि के अंदर। ठीक है। और ये केवल महिलाओं के अंदर होता है ये ल्यूकेरिया रोग। उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में ये शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। याद कर लेना भी, एक एक पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं।
ठीक है ना। उसके बाद में ये इसको जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1977 में इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर कर इसका नाम रख दिया गया प्रजनन शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। और मैं बता देता हूँ, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिट परीक्षा में पूछा गया था। रिट 2022 जो हुई थी ना, उसके अंदर ये एक पेपर के अंदर आया था। बताओ। अब इसके बाद में महिला नसबंदी को क्या कहते हैं और पुरुष की नसबंदी करवाते हैं। महिला नसबंदी में क्या होती है, अंडवाहिनिका को वहां से पिसका कर बांध दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्यूबटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबटोमी। ठीक है। ट्यूब ट्यूब आकार की तो होता है ना, जो अंडाशय होता है वो एक ऐसा मानो कि गर्भाशय होता है, थैलीनुमा ट्यूब होती है एक तरीके से, ट्यूब ट्यूबटोमी। और पुरुषों की जो नसबंदी होती है ना, वो होती है वेसेटोमी। टोमी, वेसेटोमी बोलते हैं इसको। इसी साइलेंट रहता है, वेसे टोमी, वेसेटोमी, ट्यूबटोमी। ठीक है, ये याद रखना, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। एक ये ध्यान रखना कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हम एक किट लेके आते हैं, उसे पता करते हैं। उस किट के अंदर होता क्या है वो देखो। उसके अंदर होता है HCGH। क्या होता है? ये हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक, मेन कोरियोनिक गोनेडोटोपिक हार्मोन। ये हार्मोन उसके अंदर होता है। इस हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं। जब इसके अंदर यूरिन या मूत्र को डाला जाता है ना महिला का, तब अगर वो रेड कलर का हो जाता है ये, तो इसका मतलब है प्रेग्नेंट है महिला, वरना प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये HCGH ये हार्मोन होता है, इसको प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भी, या रोक के लिख लेना। उसके बाद में देखते हैं, गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भ धारण को रोका जा सकता है। ऐसी युक्तियां हैं जिससे गर्भ धारण को रोका जा सकता है, जैसे कंडोम को काम में लेकर, गर्भ निरोधक गोलियां खाकर, या कॉपर टी जो महिला के गर्भाशय के अंदर ये जो स्थापित होती है, जिससे क्या होता है कि जो गर्भ धारण है ना उसको हम रोक सकते हैं। ये महिला के अंदर स्थानांतरित होती है, ये कॉपर टी या लूप। ठीक है ना। पर इनमें जो सबसे अच्छी जो युक्ति पूछा जाए तो ये कंडोम सबसे अच्छी युक्ति है, क्योंकि इस अन्य युक्तियों से, इन अन्य युक्तियों से केवल हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं, एसटीडी जनित रोगों को नहीं रोक सकते। पर इससे सबसे अच्छी युक्ति होने का कारण यही है कि ये संक्रमण रोगों से बचा जा सकता है इसको काम में लेकर। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, कॉपर टी ये महिलाओं के अंदर स्थानांतरित कर दी जाती है, फिर अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे नहीं भी। चलो तो जुड़ुआ। अब जुड़ुआ बच्चे के बारे में आपने देखे होंगे, बहुत सारे जुड़ुआ बच्चे हैं। दो तरीके के जुड़ुआ बच्चे हो सकते हैं भी, ठीक है ना। एक तो मोनोजाइगोटिज और दूसरा डाइजाइगोटिज। ठीक है ना। तो दो तरीके से जुड़ुआ बच्चे हो सकते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिज और एक डाइजाइगोटिज। मोनोजाइगोटिज का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही जाइगोट, मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है जो, मोनो का मतलब होता है जो एक ही जाइगोट या युग्मनज, जाइगोट को युग्मनज ही कहते हैं ना। देखो मुझे बताओ, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, निषेचन द्वारा क्या बनाएंगे, युग्मनज। कहाँ बनाएंगे युग्मनज? अंडवाहिनिका के अंदर बनाएंगे। वहां ये युग्मनज आगे जाकर जिस इसमें क्या होता है, इस तरीके से विभाजन होता है, विभाजन होता है और ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, होता जाता है। कई बार क्या होता है, ये जायगोट बाय चांस क्या हो जाता है, टूट जाता है दो भागों में, इस तरीके से बना लेता है। फिर इसमें वापस वही होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होता जाता है, दोनों बड़े होते जाते हैं। फिर गर्भाशय के अंदर जाकर उनसे क्या बनते हैं, जुड़ुआ बच्चे बनते हैं। ध्यान रखना, ये एक ही जायगोट से बना है ना, एक ही जायगोट से बना है, तो इनमें सारे गुण समान होंगे भी। आनुवांशिक जो गुण होते हैं ना, आनुवांशिक गुण एकदम हूबहू कॉपी मिलेंगे इनके अंदर देखने को। लिंग भी सेम मिलेगा, दोनों लड़कियां मिलेंगी या तो, या दोनों लड़के मिलेंगे, ये ध्यान रखना। या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, लिंग समान मिलेगा। उसको बोलते हैं, उन जुड़वा बच्चों को बोलते हैं मोनोजाइगोटिम, जाइगोटिक। एक ही जाइगोट से उत्पन्न होता है, एक जाइगोट दो भागों में बढ़ जाता है और फिर से उनसे क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास अलग अलग हो जाता है। लिंग जो 100% समान होगा, ध्यान रखना। आनुवांशिक रूप से दोनों क्या होंगे, समान होंगे। दूसरे प्रकार के हमने ये भी देखे हैं कि एक जुड़वा लड़का हो जाता है, एक लड़की हो जाती है, दोनों की शक्ल भी अलग अलग होती है, सेम भी नहीं होती है। ठीक है ना। वो होता है डाइजाइगोटिक, जाएगा उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक बोलते हैं। वो डाई का मतलब होता है दो, वो दो अलग अलग जायगोट से मिलकर बना होता है। अलग अलग जायगोट से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। कई बार क्या होता है, मैंने बताया था कि जो दो अंडाशय होते हैं, क्या होते हैं, दो अंडाशय से
एक मासिक चक्र में केवल एक अंडे का उत्सर्जन होता है। बाई चांस कई बार समझ में को नहीं आवा क्या इल्ला समझ में को नहीं आवा बण उत्सर्जित कर दी होगी, बीन को नहीं आवा बण कर दी होगी। तो कई बार क्या होता है कि दोनों जो अंडाशय से अंडा क्या हो जाता है, यहां से एक अंडा उत्सर्जित अंडाशय से और एक इस अंडाशय से एक अंडा यहाँ पे आ गया, और बाहर से शुक्राणु तो बहुत सारी संख्या में आते हैं भी, ध्यान रखना। पर ये ध्यान रखना ये अंडाणु के चारों ओर इस तरीके से शुक्राणु बहुत सारे आते हैं, एक शुक्राणु नहीं आता है। अंडाणु तो एक होता है इस तरीके से। अब जी को एक ही शुक्राणु बाजी मारो, अभी एक शुक्राणु ही इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके बाद में और कोई शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ यहाँ पे ये दो अंडाणु आ गए, तब एक कई शुक्राणु इन्हें बाजेगा, कई शुक्राणु इन्हें बाजेगा। ठीक है, तो इमा एक शुक्राणु मिल जाएगा, अरे एक युग्मनज बन जाएगा, अरे दूसरो युग्मनज बन जाएगा, दो क्या बन जाएंगे, जायगोट बन जाएंगे। उन दोनों जायगोटों के जो आनुवांशिक गुण है वो भी अलग अलग होंगे, और लिंग समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग जायगोट से बनता है इस तरीके से। कब बनता है ये, जब दोनों अंडाशय एक अंडे का उत्सर्जन कर देते हैं, तब उनसे अलग अलग क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। लिंग समान या असमान हो सकता है, समान भी हो सकता है, असमान। अनुवांशिक गुणों में क्या पाई जाएगी, विभिन्नताएं पाई जाएगी। और कई बार क्या होता है भी, कई बार आपने दो बच्चे जुड़े हुए देखे ना इस तरीके से, आधो शरीर जुड़े हुए आधो अलग हुए, उसमें वो क्या होता है कि जब ये जो युग्मनज जायगोट होता है ना बन रहा होता है, ये मोनोजाइगोटिक। ठीक है ना, एक जायगोट जब ये अलग हो रहा होता है ना, ये अलग दो भागों में बंट रहा होता है, तो ये पूर्णतः दो भागों में नहीं बढ़ता, ये आधा जुड़ा हुआ रह जाता है इससे। तब उनका उसी हिसाब से क्या होता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। चलो तो स्क्रीनशॉट मार लियो भी। उसके बाद में क्लोनिंग, ये आपने पढ़ा होगा, क्लोनिंग का मतलब होता है सेम उसी जैसे लक्षण। ये मुझे कायिक जनन में करवाना था, वैसे ये एक बुक के अंदर एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक है या 7 की, उसके अंदर अलग से बॉक्स बनाकर दे रखा है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ क्लोनिंग होता क्या है। ये डोली भेड़ में देखा गया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, 1996 में। ठीक है ना, इयान विलमट नाम का कोई वैज्ञानिक था। ये सेम वही लैंग्वेज लिखी हुई है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा आपके। क्लोनिंग का मतलब यही होता है कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना। किसी जीव को कृत्रिम रूप से क्या करना, उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है, ध्यान रखना। जैसे कायिक जनन करते हैं ना, वैसे ही ये क्लोनिंग होती है, उसमें निषेचन नहीं होता है। भी बिना निषेचन कृत्रिम रूप से किसी जीव को उत्पन्न करना, ये सबसे पहले डोली भेड़ उत्पन्न की गई थी, ध्यान रखना। ये बताओ, बहुत बढ़िया बात है भी। इयान विलमट नाम का इसके साथ और भी सहयोगी थे, 1996 की बात है ये। इसमें दो बेड ली की थी, उनके अलग अलग नाम थे। फिन डोरसेट बेड, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। हाँ, हम याद हमें तो कर ली नहीं, कोई जरूरी को नहीं आपने। ठीक नहीं, ये डोली भेड़ याद रखना, क्लोनिंग द्वारा बनाई गई थी। कृत्रिम रूप से जीव बनाना क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, ये मादा भेड़ थी। मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्रित की गई, फिर इससे केंद्र को दूसरी भेड़ के अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया गया। और फिर निचली भेड़ थी ना, इसमें अंड कोशिका ली गई, इसमें केंद्रक हटा दिया गया, और डोली को क्या दे दिया, जन्म दे दिया। चलो भी यूं समझो, यूं समझो। दो अलग अलग भेड़ ली, एक भेड़ आ पहलड़ी भेड़ीर आ दूसरी भेड़ी, नाम मेरी याद गुन भी देख के लिखेड़ा है। ठीक नहीं, नाम याद ही गुन करना, डोली भेड़ नाम याद रखना। अब आ थोड़ा समझ लियो, आ किताब में दे रखी है एनसीईआरटी, तो मैं थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ तो कौन दे रखी, अलग अलग बना के थोड़ा बढ़िया तरीकों से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। मैं समझ में को नहीं आओ, पढ़ के देखियो। ये जो पहली भेड़ थी, ये मादा भेड़ी, इसकी एक स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि से एक क्या ली गई, कोशिका ली गई। ये कोशिका ले ली पूरी की पूरी, उसके अंदर अंदर क्या है, ये केंद्रक है, और इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र, एक को नहीं रहे। ठीक है, अब इंगो केंद्रक 12 काट्यो, केंद्रक 12 काट्यो, और केंद्रक 12 काट गए, एक ब्री नट रख रखियो है, 12 काट के छोड़ दियो। ठीक है, ये बाद में देखो दूसरी बेड़ की, दूसरी बेड़ की अंड कोशिका ली गई, दूसरी बेड़ की क्या ली गई, अंड कोशिका ली गई। इससे यहां से ये दोनों बेड़ी मादा थी, यहां से ये अंड कोशिका के अंदर मुझे बताओ 23 गुणसूत्र होते हैं या 46 होते हैं, 23 होते हैं ना। तो इस जो 23 गुणसूत्र को बाहर निकाल कर इन नाका मेल दियो, 8 मेल दियो, एल एल भाई 23 गुणसूत्र पड़े हैं।
ओ एकदम खाली, अंड कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर गुणसूत्र नहीं है। अब क्या हुआ, इसको ये ओ केंद्रक चक्की और इंगमा ठोक दियो, इनो अंड कोशिका ले ली, इनो स्तन कोशिका लेगी, बियारो केंद्रक इंगमा स्थानांतरित कर दियो, इंगमा स्थानांतरित करके एर ओलियो इंगमा स्थानांतरित हो गयो। फिर इंगमा बिजली का के दे दिया, झटका दे दिया, तो इंगमा जी का आराम विभाजन हो तो गयो। ठीक है, आ लाइन भी मालिक तुम्हारा रखी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी मित्रों ने लिख रखी है। अब एनसीईआरटी में ये लिख रखी है पेड़ में स्थानांतरित कर दी गई। अब जो ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका, ये जो अंड कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक स्थानांतरित किया गया है, इस अंड कोशिका को उस भेड़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया। दूसरी भेड़ थी ना, इसके अंदर वापस इस अंड कोशिका को जिससे निकाला था ना, उसके अंदर वापस स्थानांतरित कर दिया गया। फिर क्या होना था, फिर क्या हो गया, फिर भेड़ बन गई, अंड कोशिका ली गई, इसमें केंद्रक हटा दिया गया और डोली को जन्म दे दिया गया। इस भेड़ में केंद्रक वाली के समान था। अब ये जो भेड़ बनी थी ना, वो ऊपर वाली भेड़ है ना, उसकी क्या थी, एकदम कलोन बोलते हैं जिसको, मतलब एकदम समान थी। तो आप ये थोड़ा सा ये इस तरीके से आप लिख लेना ये, और ये थोड़ा सा बना लेना, भी समझ में आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किए भेड़ बनाई हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोनों वांगो, बाद में अगले पेज पर बड़ा पेज है भी। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण केवल पुरुषों द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। आपको ये पूछ लिया जाए मानव में लिंग निर्धारण कितने गुणसूत्र करते हैं, आप ये कहोगे केवल वाई गुणसूत्र करता है, क्योंकि महिला के पास तो एक्स होते हैं, पुरुष के पास वाई एक्स होते हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण रोल होता है लिंग निर्धारण का, कि लड़का होगा या लड़की होगी, मुख्यतः किसका काम होता है, ये वाई गुणसूत्र का काम होता है। तो लिंग निर्धारण में केवल वाई गुणसूत्र महत्वपूर्ण होता है। और लिंग जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो दो होते हैं। अब पुरुष की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, लड़का होगा लड़की होगी, पहले में मेरा ये बताया हुआ है। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं ना। 46 गुणसूत्र में क्या होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। ये 44 गुणसूत्र होते हैं, इसको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, और एक्स वाई गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। और ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ये तो किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और ये एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। एक्स वाई को तो ही काम होगा लिंग का निर्धारण करना। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा इन उन गुणसूत्रों के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये बन जाएंगे भी 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, ये बन जाएंगे। ठीक है ना, ये है ना, ये नर युग्मक है भी। ये क्या है, स्प्रम, ये है स्प्रम। स्प्रम के अंदर वास्तव में 23 गुणसूत्र होते हैं, मैंने बताया था आपको, अगुणित होते हैं। ठीक है ना, ये 23 गुणसूत्र होते हैं। और जो मेन जो कोशिका होती है ना, कोशिका होती है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। जो मैंने बताया था आपको स्पर्मेटो, या आपको ये जर्म कोशिका जो पड़ी थी, शुक्राणु का निर्माण होता, उसके अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ये दो संभावनाएं होती हैं टूटने की। तो ये क्या है, स्प्रम है, ये दो स्प्रम बन गए अलग अलग, नर युग्मक है ये। ठीक है ना, नर युग्म में 23 गुणसूत्र होते हैं, अगुणित गुणसूत्र होते हैं। और जो कोशिका होती है तो शुक्राणु का निर्माण करती है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होती है वो। उसके बाद में ये दो बन गए। उसके बाद में इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो ये और ये बन गया। अब लड़का होगा या लड़की होगी, अगर ये गुणसूत्र अगर इस गुणसूत्र से मिलता है तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स क्या होगा अभी, 44 है, एक्स एक्स गुणसूत्र, लड़का होगा या लड़की होगी, मुझे बताओ। एक्स एक्स में क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, लड़की होगी। जब ये गुणसूत्र इससे मिल जाएगा तो 44 प्लस एक्स वाई। जब ये गुणसूत्र, ये तो मिल गया, अब ये 2 नंबर वाला इससे मिल जाएगा, एक्स, ये सॉरी एक्स एक्स। तो ये 2 नंबर वाला इस पहले वाले से मिल जाएगा तो 44 प्लस एक्स वाई। अब ये 2 नंबर वाला इससे मिल जाएगा तो 44 प्लस एक्स वाई। अब 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, यहाँ लड़का होने की संभावना है और यहाँ लड़के होने की संभावना है। इसका मतलब है पहले कुछ पता नहीं चलता भी, झाड़ा जूड़ा ना लगवाया करो, ऐसा मुड़ा काम ना कराया करो। ठीक है ना, वह झाड़ा रोती है तो आज पकड़ के वायु अक्ष ने मिला देगो। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना कितनी है, 50% लड़की होने की संभावना है, 50% लड़के होने की संभावना। ये संयोग बस होता है कि कौन सा गुणसूत्र, कौन सा स्पर्म आकर है ना, ये स्पर्म अगर इस ओवम से मिल गया, मादा युग्मक है, इस ओवम से अगर ये मिल गया ना, तो क्या होगा भी, ये एक्स एक्स है तो लड़की होगी। अब ये स्पर्म आकर इस जो अंडाणु से मिल गया ना, इस ओवम से मिल गया या इस से मिल गया ना, तो क्या होगा, लड़का होगा। तो ये
ऐसा लिख लेना भी थोड़ा सा शॉर्ट में, ये नीचे इस तरीके से बना के लिख लेना। एनसीईआरटी बुक के अंदर लिख रखा है, ये इससे आगे लिख रखा है कि अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है ना, देखो भी एक्स ही होता है ना, वाई नहीं होता ना, ठीक है, एक्स गुणसूत्र होता है। परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, ये देखो शुक्राणु दो प्रकार के, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, दो प्रकार के होते हैं, ये एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिससे एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र था दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और युग्मक अंडाणु या शुक्राणु में लैंगिक गुणसूत्रों का एक जोड़ा पाया जाता है, लैंगिक गुणसूत्रों का एक ही जोड़ा होता है ना रे, लैंगिक गुणसूत्रों का एक जोड़ा ही होता है ना ये, ठीक है ना, गुणसूत्रों का एक जोड़ा पाया जाता है ये, नहीं नहीं नहीं, शुक्राणु और अंडाणु में लाइन गलत लिखी हुई है अभी, दोबारा निकालो। युग्मज में लैंगिक गुणसूत्र या गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, का एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा कहाँ पे होता है अभी, अंडाणु के अंदर देखो, ये अंडाणु है और ये क्या है, ये भी अंडाणु है, इसके अंदर लैंगिक गुणसूत्रों का एक जोड़ा कैसे, एक ही गुणसूत्र है, एक जोड़े में कितने होंगे भी, एक जोड़े के अंदर तो दो होंगे ना, आपको ये पूछ लिया जाए लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं तो आप ये कहोगे एक्स वाई दो, और कितने जोड़ी होते हैं तो आप कहोगे एक जोड़ी, ठीक है। तो ये लाइन एक बार आप इस पर स्टार लगा लेना, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको। पक्षियों में लिंग निर्धारण, अब मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण पढ़ लिया, पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण होती है, वो मादा करती है, और वहां क्या करता है, नर करता है या मादा करती है, नर के अंदर होते हैं जड जड गुणसूत्र, मादा के अंदर होते हैं जड डब्लू गुणसूत्र, तो ये डब्लू गुणसूत्र होता है ना, ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है कि पक्षी होगी वो नर होगी या मादा होगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लिख लेना। कुछ जंतुओं में वातावरण के कारण भी लिंग निर्धारण होता है, वातावरण के कारण, टेम्परेचर के कारण भी लिंग निर्धारण होता है, जैसे मगरमच्छ और छिपकली होता है, जब छिपकली अंडा देती है ना, अंडा देती है तो ये ध्यान रखना कि अंडा में नर होगी छिपकली या मादा होगी, इस बात का किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है किस पर करता है, निर्भर मुझे बताओ, वो करता है टेम्परेचर पर, वातावरण का टेम्परेचर कितना है वहां पे, अगर वहां टेम्परेचर अगर 28 डिग्री से कम है तो मादा बनेगी, और 28 से अधिक है तो नर बनेगी, ये केवल एनसीईआरटी बुक के अंदर ऐसा कैसा दे रखा है भी, मैं मेरे कनु कौन बढ़ा रहे हुए, स्क्रीनशॉट मारता जाइयो। समाज द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है, जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी के छत्ते का तापमान 35 डिग्री होता है, ये लिख रखा था एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि केवल के जो समाज द्वारा लिंग निर्धारण होता है वो मधुमक्खी के अंदर होता है, होता क्या है कि केवल एक मधुमक्खी होती है जो कि अंडा देती है, बहुत सारी हजारों संख्या में अंडा देती है, जिसको रानी मक्षिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रानी मक्षिका बोलते हैं। अन्य सभी जो मादा जो मक्षिका होती है ना, वो कर्मी के रूप में होती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा के रूप में होती है। निषेचित अंडे से जो मादा बनती है, अब मुझे बताओ बहुत सारे हजारों संख्याओं में क्या मिल देंगी, अंडे देंगी, तो उन हजारों संख्याओं में कुछ अंडे होते हैं अंडे देने के बाद में निषेचित होंगे, ठीक है ना, और कुछ अंडे अनिषेचित होंगे, तो जो निषेचित अंडे से जो मादा मादा बनती है और अनिषेचित जो अंडा होगा ना उससे क्या बनता है, नर बनता है, और उसको नर को क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, ठीक है ना, उस नर को ड्रोन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ये लिख लेना अभी, निषेचित अंडे से मादा बनेगी और अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी बनेगी। इन शॉर्ट एनसीईआरटी के अंदर ये लाइनें लिख रखी हैं, इनको मैं आपको अलग से बाद में समझा दूंगा आगे वाली क्लास, क्योंकि इस लाइनों के संबंधित और भी कुछ हैं जो कि कक्षा 9th की बुक दे रखी है, जीवों में जनन कैसे होता है, पहले वाले 2 पेज बहुत ही डिफिकल्ट हैं, उसके अंदर 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो क्या फायदा है फिर वो पूरा पेज ही अगली क्लास में मैं लेके आपको समझा दूँ, ठीक है। आपको एक लाइन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक से, ठीक है ना, फ्री कंटेंट है तो ऐसा मत सोचना कि फ्री दे रखा है तो टाइम पास कर लें, ठीक है। तो आप पढ़ के देखना, 1-2 क्लास लेके देखना, और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करो, और आंगनों भी करवा दिया करो, और ऊपर बेल आइकन और घंटी और दबा दिया करो, जो आप वीडियो आओ थाना पता चल जाएगा। अरे तारा ज्यादा ही लाग रही है नहीं कि बेरो को नहीं आरबीएससी एनसीईआरटी करवा, एक बार आगे मिल के पढ़ के देखियो, एक पॉइंट अगर थाने यहाँ लाग जाए कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट नोट्स हमको प्रोवाइड हो तो आगे मैंने कह दी क्लास ना ली अपनी।
केचुए में लैंगिक जनन, अब हमने नर के अंदर लैंगिक और मादा के अंदर लैंगिक जनन पढ़ लिया था, पर केचुए के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। केचुए के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये उभयलिंगी प्राणी है, मतलब इसके अंदर नर और मादा युग्मक एक के अंदर पाए जाते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है, इसी के अंदर नर पाया जाता है, इसी के अंदर मादा पाया जाता है। पर ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं होता कि जो नर पाया जाता है मादा पाया जाता है आपस में वो निषेचन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि फिर भी ये सौ निषेचन है, इनमें सौ निषेचन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो नर पाया जाता है और मादा पाया जाता है आपस में निषेचन कर लेते हैं, सौ में निषेचन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। दूसरे केचुए की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, ठीक है ना। यह है अनेक खंडों में बंटा होता है, केचुआ क्या होता है, अनेक खंडों में बंटा होता है। और जो 10वां और जो 11वां खंड होता है ना, उस भाग में पाया जाता है नर जनन अंग पाया जाता है। और जो 13वां जो खंड होता है ना, उसमें मादा जनन अंग पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, मादा जनन अंग पाया जाता है। वर्षा ऋतु में दो केचुए आपस में मिलते हैं, इस तरीके से केचुआ होता है भी ये 10वां और 11वां खंड, ठीक है ना। यहाँ तो नर भाग होता है और यहाँ पे 13वां खंड है, यहाँ पे मादा होता है। दूसरा केचुआ इस तरीके से लिपटता है इसके चारों ओर, नर के मादा वाला भाग और मादा के नर वाला भाग लिपटता है। और क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ये निषेचन होता है, वो केचुए के अंदर एक क्या होता है, कोकून होता है, कोकून, पीली थैलीनुमा संरचना होती है कोकून, उसके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। और केचुए का जो अंडा होता है वो भी इस कोकून में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ये ध्यान रखना। तो निषेचन की क्रिया भी पीली थैली में कोकून, ये एनसीईआरटी बुक के अंदर लिख रखा है, तो मैंने लिखा दिया ऐसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर ये ध्यान रखना, हाइड्रा में लैंगिक जनन, हाइड्रा के अंदर हमने पढ़ा था पुनरुद्भवन होता है, अलैंगिक जनन और मुकुलन होता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल आरबीएसई की बुक के अंदर दे रखा है, केवल आरबीएसई की बुक के अंदर दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। केचुए के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पुनरुद्भवन और मुकुलन दे रखा है, आरबीएसई की बुक के अंदर ले रखा है। ऊपर आरबीएसई की बुक लिख लेना और नीचे ये लिख लेना भी कि ये बता रहा है कि हाइड्रा के शरीर में गांठें पाई जाती हैं, बहुत सारी गांठें पाई जाती हैं, जो नर व मादा जननांग वर्षण और अंडाशय का निर्माण करती हैं ये गांठें, ठीक है ना। और नर और मादा युग्मक से युग्मनज बनता है और इसके परिवर्तन से हाइड्रा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नॉर्मल सी ये चीजें ध्यान में रखना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लेना। आगे और देखो, निषेचन के प्रकार, निषेचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी की क्लास 8 की एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखा है ये कि एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। मादा के शरीर के अगर अंदर होता है ना, जैसे निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनिका के अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है ना। जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, मुर्गी हुआ, उसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। पर ध्यान रखना, मादा के शरीर से बाहर भी निषेचन होता है कुछ जीवों में। वाह, मादा के शरीर में 12 भी अंडाणु और शुक्राणु मिले, देखो भी ये देखने को मिलता है जलीय जीवों में, इंपॉर्टेंट लगा लेना भी, ये जलीय जीवों में भाई भाई निषेचन देखने को मिलता है। कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है ये। और इस बार पेपर हुआ था तब प्रश्न भी आया था कि आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में अंतर बताओ। तो जलीय जीवों में होता है, जैसे मछली हुआ और मेंढक हुआ, ठीक है ना, मछली हुआ, मेंढक हुआ। भ्रूण का विकास मादा शरीर से बाहर होता है, ठीक है ना। तो ये भ्रूण का विकास तो क्या होता है, मादा शरीर से बाहर होता है। तो देखो भी हुआ की है, ये देखियो वो भी, हर कोई नहर वगैरह होगी या गांव में कोई जोड़ो वगैरह होगो, बीमा छोटी छोटी मछली टाइप के छोटे छोटे टेडपोल से घूमते, देखा है क्या आपने, क्या होता है मुझे बता। वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपको ऐसे लगती है छोटी छोटी मछलियां हैं, और एक छोटी छोटी और संरचनाएं होती है, वो तो टेडपोल में बदल जाते हैं, उससे छोटे होते हैं ना, वो गोल गोल इस तरीके से संरचना मिलेगी आपको, वो मिलेंगे अंडे, मेंढक के अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, मेंढक के अंडे। मेंढक जो मादा मेंढक होती है ना, मादा मेंढक, वो अंडे दे देती है, क्या दे देती है, अंडे दे देती है, और जल में छोड़ देती है वो अंडे बहुत सारी संख्या में। अभी तक अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है, मुझे बताओ मादा के अंदर थोड़ी हुआ है निषेचन, अभी अंडे दे दिए। अब क्या होगा, जो नर जो मेंढक होगा, नर मेंढक होगा, वो शुक्राणु छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा, इस अंडे पर शुक्राणु छोड़ देगा। ये शुक्राणु की पूंछ होती है, ये तैरते हुए इस अंडे से मिलेंगे और यहाँ युग्मनज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, युग्मनज मिला लेंगे। और ये जो अंडा है ना, ये युग्मनज द्वारा किस में बदल जाएगा, धीरे धीरे मेंढक में बदल जाएगा। तो ये जो होता है वो भाई ये निषेचन होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। ये भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना यही बात है जो मैंने बताई है आप। मेंढक का जीवन चक्र होता है, वो सबसे पहले अंडा होता है, अंडा में
निषेचन होता है तो टेडपोल बनता है। पहले क्या बनता है? टेडपोल बनता है या लार्वा बनता है, ये अवस्था होती है उनकी। अंडे से पहले टेडपोल बनता है, उस युग्मनज को टेडपोल बोलते हैं। फिर उससे वयस्क बनता है। क्या बनता है? वयस्क मेंढक का निर्माण होता है। और ये वयस्क और टेडपोल के अंदर समान गुण नहीं होते भी, समान गुण नहीं होते, ध्यान रखना। तो इसको जो टेडपोल से वयस्क में बदलता है ना, इसको बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। मनुष्य के अंदर कायांतरण नहीं होता। कायांतरण होता क्या है भी, मुझे ये बताओ। कायांतरण, कायांतरण होता है कि ऐसा होता है कि मुझे ये बताओ मनुष्य के अंदर कायांतरण क्यों नहीं होता? क्योंकि टेडपोल होता है, उससे वयस्क बनता है, उसको कायांतरण बोलते हैं। क्योंकि जो टेडपोल के अंदर जो गुण होते हैं ना, तो वो सारे के सारे वयस्क के अंदर नहीं होते। पर मनुष्य के अंदर वो गुण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे शारीरिक जो अंग होते हैं उनका विकास भी ऐसा होता है। मुझे बताओ, युग्मनज के बाद में जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद में गर्भ बनेगा, गर्भ के बाद में शिशु का निर्माण होगा। तो आप ये देखना कि जब आपको शारीरिक अंग दिखाई देंगे तो गर्भ होगा, गर्भाशय के अंदर गर्भ धारण कर रखा होगा, तो उस समय ऐसा थोड़ी है कि एक हाथ होगा। उस समय दो हाथ होंगे, दो कान होंगे, दो नाक होगी, दो आंखें होंगी, समान होंगी ना संख्याएं। और अब शिशु का जन्म होगा तो भी वही होगी, उनका विकास हो जाएगा थोड़ा विभाजन होकर, पर सेम चीजें वही होंगी ना, होंगी तो वही। तो वो कायांतरण नहीं होता। कायांतरण का मतलब ये होता है कि टेडपोल के जो शारीरिक जो अंग होते हैं ना, वो वयस्क से भिन्न होते हैं भी, ठीक है ना। कुछ अंग होते हैं वो दूसरे अंगों में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये कायांतरण द्वारा होता है। मादा मेंढक होता है, अंडा देता है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, निषेचन हो जाता है। और ये ऊपर क्या लिख रखा है? वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण टेडपोल में नहीं पाए जाते, ये तो मैंने बता ही दिया। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। कौन से हार्मोन द्वारा होता है? कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायरोक्सिन हार्मोन, ये मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर बताया था कि मेंढक में कायांतरण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जरूरी है। अगर मेंढक के अंदर ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो मेंढक का कायांतरण नहीं होगा, मतलब टेडपोल से क्या नहीं बनेगा? वयस्क नहीं बनेगा। वो देर होगी भी क्लास लेंथ। अब ये मध्य मध्य चक्र बोलते हैं, रथ चक्र। रथ चक्र तो सामान्य है जो मानव के अंदर होता है ना, बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला के अंदर होता है, उसको मध्य चक्र बोलते हैं। वो रथ चक्र बोलते हैं। मध्य चक्र का मतलब होता है ये विशेष ऋतुओं के अंदर आता है। विशेष जो ऋतु होती है ना, उन्हीं के अंदर आता है। शीत ऋतु हुआ, वर्षांत ऋतु हुई, ठीक है, इनके अंदर। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ या गाय हुआ, उसके अंदर कौन सा चक्र होता है? मध्य चक्र माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऋतु विशेष का चक्कर है। और ये विशेष ऋतु का नहीं है, किसी भी ऋतु में युग्मनज अंडाणु शुक्राणु मिल सकते हैं। मानव हुआ, बंदर हुआ, चिंपांजी, गोरिल्ला हुआ, ये लिख रखे थे तो मैंने। रेशम कीट में जीवन चक्र, मेंढक के अंदर वो था। इसमें अंडा होगा, रेशम से सबसे पहले अंडा होगा, अंडे के बाद में लार्वा बनेगा। लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं या इल्ली बोलते हैं। फिर लार्वा से एक और अवस्था बनेगी, वहां तो सीधा ही टेडपोल से वयस्क बन गया था, यहाँ एक प्यूपा अवस्था आएगी, और प्यूपा के बाद में फिर क्या बनेगा? वयस्क बनेगा, ठीक है। मुर्गी में भ्रूण परिवर्तन कैसे होता है? मुर्गी के अंदर क्या होता है? अंडा होता है। अंडा, आंतरिक निषेचन होता है, मुर्गी अंडा देती है, ये पता ही, ये दे रखा है था, मैंने लिखा दिया अभी। मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? क्योंकि उष्मायन, उसको उष्मा प्रदान करने के लिए क्या बैठती है? अंडे के ऊपर बैठती है। और अंडे से चूजा बनता है ना, तो 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है। फिर अंडे से वो चूजा बाहरी आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो जाता है, ठीक है। जरायुज जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, अंड प्रजक बोलते हैं, जो अंडे को जन्म देते हैं। मुर्गी, ये भी। तो पूरी क्लास आपके बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ी बड़ी क्लास है, पर ये आपको पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी का। आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, स्कूल जाके आता हूँ, फिर आपके लिए मैटर एक जगह लिखता हूँ, और फिर आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप इतना तो कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके पास भेज दिया करो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।